हेलो स्टूडेंट्स, आज अनसॉल्व के सॉल्यूशंस फिर से हैं। इसमें सेट 1 चल रहा है 2024 का, और मैंने सेकंड मतलब दूसरे क्वेश्चन का सी पार्ट आपको बता दिया था। आज उससे हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे का डी पार्ट हम बताते हैं। तो सेकंड का डी पार्ट है, इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। टू सॉल्व dy by dx is equal to 1 plus x square upon 1 plus y square. So this is the differential equation of first order and first degree. So you have studied the three methods for solving the differential equation. First is the variable separable method, second the method for the homogeneous differential equation, and third is the method for linear differential equation. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कायदे से कि अगर हम वेरिएबल को सेपरेट करें तो आराम से सेपरेट हो रहे हैं। एक तरफ पूरा y वाला पार्ट हो जाएगा, एक तरफ पूरा x वाला पार्ट हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस शोज दैट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, हमें तो इसका सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन तो y और x के बीच में एक रिलेशन होता है, तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी कि इंटीग्रल करना पड़ेगा, तभी तो y और x में सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 1 dy प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx plus integral x square dx. This shows that integral of 1 with respect to y is y plus integral of y square will be y की power 2 plus 1 upon 2 plus 1 is equal to integral of 1 with respect to x is x and इसका x की power 2 plus 1 upon 2 plus 1 और आखिरी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्या आपका सोल्यूशन आया y प्लस 1/3 वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस c, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 1/3 वाई क्यूब माइनस x माइनस 1/3 एक्स क्यूब इज इक्वल टू c. So this is the solution of this differential equation. So we have used the variable separable method for solving this type of differential equation. It is called variable separable method. ये आपका variable separable method है, इसका हमने यूज किया इसको सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का ई पार्ट। सेकंड ई पार्ट है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस इज 1/3 and that of B is 1/4. Means probability is given of winning of the race. So probability of A winning the race is 1/3 and that of B winning the race is 1/4. So in this case find the probability that neither A nor B can win the race. मतलब ना तो ए और ना ही बी इस रेस को जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या होगा, हमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी दी है तो नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉट विनिंग द रेस, इसको आमतौर पे हम लोग पी ए बार के रूप में लिखते हैं, मतलब पी नॉट ए, इसको पी नॉट ए बोलते हैं, और विट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए, क्योंकि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात प्रूव करी जा चुकी है, कई बार बताई जा चुकी है प्रोबेबिलिटी में। आप लोग सीनियर क्लास में हैं, आप लोग इसको जानते होंगे। तो दैट इज 1 माइनस 1/3, 1 - 1/3 होगा 3 - 1/3, दैट इज 2/3।
In the same way, probability that B not win the race, B not winning the race, it will be 1 minus PB, 1 minus PB, that is 1 minus, what is PB? PB is 1 by 4, that is 4 minus 1 by 4, that is 3 by 4. ठीक है ना? तो ये दोनों की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल आई, रेस को ना जीतने की. अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी कैन विन द रेस. इसका मतलब क्या निकालना? अगर मैथमेटिकल बात करें हम तो P ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है भाई, एक जीतेगा और दूसरे जीतेगा, ए और बी का अलग अलग जीतना होता है, तो वो आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगी. तो इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाइए, पी ए बार इंटू पी बी बार. क्या आ जाएगा? पी ए बार क्या है? पी ए बार है आपका 2/3 और पी बी बार है आपका 3/4. 3 कैंसिल्स आउट हुआ तो आया 2/4 और 2/4 होता है 1/2. तो इसका आंसर आ गया 1/2. तो याद रखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा अगर जीतने की दी हो, होने की दी हो, तो ना होने की निकालें. और नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पी ए बार बी बार. और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल लें. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का ए पार्ट है. इसमें आपको रिलेशन का एक क्वेश्चन दिया है. R is a relation on a set of natural numbers and defined by, so given R is a relation on the set n of natural numbers, on set n of natural numbers. n के बारे में जानते हैं, set of natural numbers है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ. और इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाई R is equal to set containing ordered pair a comma b such that a comma b belongs to n and a is equal to b square. This is the relation, this is the definition of the relation. तो आपसे पूछ रहा है is a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, shows a comma c belongs to R true. क्या ये सच है? क्या आपसे ये सच है? आप गौर से देखें तो इट इज द ट्रांसिटिव रिलेशन कि A इज रिलेटेड टू B, इन द सेम वे B इज रिलेटेड टू C. तो A comma C भी रिलेट करेगा, मतलब इज A रिलेटेड टू C उसी रिलेशन के तहत. तो रिलेशन क्या है? ये रिलेशन आपको दिया है. क्या रिलेशन का मतलब क्या है कि ए और बी में ऐसा संबंध है, जबकि ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर है, बोथ आर द नेचुरल नंबर्स, कि जो ए है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है, जो फर्स्ट एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर का है, मतलब जो नेचुरल नंबर ए है वो बराबर है दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के. इस तरह का जो है वो आपका रिलेशन है. तो आप देखिए क्या ये ट्रू है. तो ये दोनों चीज़ें दे रखी हुई हैं. तो एज A comma B belongs to R, तो दिस shows that A is equal to B square. क्यों भाई? जब A comma B belongs to R होगा तो डेफिनेशन ही कह रही है कि A बराबर B स्क्वायर. फर्स्ट नेचुरल नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नेचुरल नंबर एंड B comma C belongs to R. दिस shows that B is equal to C square. इन द सेम वे B बराबर C स्क्वायर होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट आ जाएगी, कोई भी नेचुरल नंबर आएगी, अपनी डेफिनेशन तो यहीं से लेगी ना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे का स्क्वायर है. तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट B है तो वो दूसरे का स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर हो जाएगा, B बराबर C स्क्वायर. तो अब इन दोनों को देखिए, क्या हम इससे A और C में संबंध निकाल सकते हैं इसी तरीके का? तो जरा देखें, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, B इज इक्वल टू सी स्क्वायर है. हम B को एलिमिनेट करते हैं, इसको 1 डालिए, इसको 2 डालिए, हम B को एलिमिनेट करते हैं. तो यूजिंग वैल्यू ऑफ B इन 1 वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं भाई? रखिए इसमें
तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू c स्क्वायर रखी है तो c स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब है a इज इक्वल टू c की पावर 4। अब a और c के बीच में संबंध तो आया, लेकिन क्या आया, a इज इक्वल टू c की पावर 4, a बराबर c स्क्वायर तो नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि a इस संबंध के द्वारा, मतलब इस रिलेशन के द्वारा रिलेट नहीं करता है c से, a इज इक्वल टू c की पावर 4 आ गया। इसका मतलब है ये जो चीज दी गई है इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, a is not related to c, it is not true। मतलब this shows that a comma c does not belongs to r, ये बात साबित होती है। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, we have verified that a is not related to c। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन e। सो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक मेथड पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस u बाई v, वो क्या होता है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन वी स्क्वायर। सो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला हियर, सो दैट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x cos x अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर e टू द पावर x cos x का होल स्क्वायर। यह आपका बनेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x cos x, इसको देखिए इसका डिफरेंशियल क्या होगा, x स्क्वायर का 2x, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज nx टू द पावर n माइनस 1 प्लस 3x का 1 और 4 अकेला फंस गया तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये इसमें फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो उसका आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ u डॉट वी बराबर होता है du बाई डी एक्स डॉट वी प्लस u डॉट डी वी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशियल लगाते हैं तो लगाइए, क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये बनेगा अपॉन ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा ई टू द पावर एक्स cos x 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका ddx करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x डॉट cos x प्लस e की पावर x और cos x का माइनस साइन x है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x अपॉन e टू द पावर x cos x का होल स्क्वायर। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आंसर 2 नंबर का है तो यहीं पे भी आप रोक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको e की पावर x cos x को इससे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों में कॉमन ले लें। चलिए हम ले लेते हैं, इससे और ठीक हो जाएगा। e की पावर x cos x को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 2x प्लस 3, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, e की पावर x cos x मल्टीप्लाई होगा ना तो एक होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका काम हो गया। फिर ये इसको जो है ये माइनस इसका इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 e की पावर x साइन x अपॉन में नीचे आएगा e की पावर x cos x का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस 3x और प्लस 2x मिलके हो जाएगा माइनस x
और 3 - 4 -1 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, इसका सोल्यूशन आपको निकालना है। ये थर्ड का थर्ड का सी पार्ट है, उसी सेट फर्स्ट का जो 2024 का सेट चल रहा है उसका। अब इसमें अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने एक क्वेश्चन में बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, तो मैं बताता हूँ। इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। देखिए, dy इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका तो बहुत आसान है, y हो जाएगा। dy लिखा है मतलब 1 dy लिखा है, तो 1 का y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम इसमें, तो हम इसको अलग निकाल लेते हैं। इस इंटीग्रल को i मान लीजिए, इसको अलग निकालिए। लेट i, तो i इज इक्वल टू है इंटीग्रल e टू द पावर x साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें आप इलेट का रूल लगाते हैं आप लोग, इलेट का। तो ये क्या है, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फोर्थ नंबर पे आता है, एक्सपोनेंशियल 5th नंबर पे आता है। तो आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। वैसे आप किसी को मानेंगे इसमें हो जाएगा इलेट, लेकिन हम लोग इलेट में हम लोगों की आदत पड़ी हुई है इलेट की, तो इलेट हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। ये आई चल रहा है, तो बराबर हो गया साइन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। फिर से देखिए यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे फिर इलेट लगाइए, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानिए। तो इससे आपका आ गया i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स, सॉरी माइनस नहीं है, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, इसमें फिर लगाइए। अब की मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो क्या फर्स्ट ई की पावर एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का जो नहीं सॉरी, फर्स्ट इसको माना है, हाँ ठीक तो था, इसको फर्स्ट माना है। ई की पावर एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। इलेट में इसमें एक चीज, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, तो क्या हुआ, कॉस एक्स इंटीग्रेशन इसका करिए ई की पावर एक्स डी एक्स का माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये आपका आ जाएगा होल डी एक्स इस तरीके से। तो ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, इसमें आप करली ब्रैकेट लगा दीजिए, करली, और यहाँ पे आप लगा दीजिए बिग ब्रैकेट। तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ये आई के बराबर है। इसका मतलब क्या आ गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस प्लस किया तो माइनस हुआ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यही क्वेश्चन था जो आई मैंने माना था, ये आप अपीयर हो गया, तो ये माइनस आई इधर आया, तो आई प्लस आई हो गया, आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i, इसमें से कॉमन लीजिए, तो ई की पावर एक्स कॉमन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आई की वैल्यू क्या आई, तो आई की वैल्यू आई आपकी 1/2। आई क्या है, ये इंटीग्रल जो आपको निकालना था, तो i इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और आखिरी में हम लोग c जोड़ देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy होता है y इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें खास बात ये थी, इसीलिए मैंने बताया
कि जब कभी भी ऐसा इंटीग्रल हो जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन या कॉस फंक्शन हो तो उसको हम आई मान के करते हैं, इसलिए इसको हम इस क्वेश्चन को मैंने लिया, इसको बताया। तो आज इतना ही, और बाद में फिर मैं कल फिर इसको आगे वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए रखूंगा। तो इसको देखते जाइए और वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।